आज एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने कहा था कि यंग की स्लेट वाला और एक अंजरी वाला, तो ये व्यतिकरण से एक बहुत लॉन्ग प्रश्न होता है, बड़ा होता है, निगमन के रूप में पूछते हैं, कभी कभी सिद्ध करने के लिए सिद्धांत पूछ लेते हैं। ये उसका केवल अंतिम प्रश्न है। और एक कराएंगे हम विवर्तन का, एक अंजरी वाला, तो इसको समझें। तो यंग का जो प्रयोग है दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त करता है, दीप्त अदीप्त, दीप्त और अदीप्त प्राप्त करता है ना। तो दीप्त के लिए हम करा रहे हैं, सबसे पहले अगर इसको तुम बड़ा करके लिखोगे तो उसके लिए कुछ 4-5 शब्द बताऊंगा, उसको सेंटेंस बनाने का प्रयास करना है। ऐसे करना है, सबसे पहले हम पथांतर की बात करेंगे। आज बात करेंगे पथांतर की। अगर इसके प्रयोग के बारे में देखें तो एक वर्णी प्रकाश को इस छिद्र में होकर डाला, जैसे तुमने सिनेमा में देखा होगा, सिनेमा की पर्दे पर वो वहां से फ्लैक्स टाइप से भेजते हैं, वहां पर पट्टियां नजर आती है, वही मूवी देख पाते हैं। वो इन्हीं के यंग पे ही प्रयोग से सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो आप देखें कि एक वर्णी प्रकाश को ऐसे डाला इस छिद्र में होकर, है ना। तो ये जो प्रकाश है इधर से होकर गुजरा, क्योंकि जहां गैस मिलता है उधर और इधर से होकर गुजरा। तो यहाँ पर एक पर्दा है, मान लीजिए वो पर्दा है सिनेमा वाला, और उस पर दीप्त पट्टियां प्राप्त हुई, ये ऐसा कहना है। कौन सी पट्टियां प्राप्त हुई? दीप्त पट्टियां प्राप्त हुई। एक्स का मतलब पट्टियों की दूरी से है, दीप्त पट्टियां, ऊपर दीप्त नीचे अदीप्त, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में समझे तो पथांतर क्या होगा? पथांतर का मतलब है दो तरंगें जब चलती है, ये भी तो था, दो तरंगें जब चलती हैं तो आपस में पथांतर प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये तरंगें यहाँ से चली दोनों, तो इस पट्टी पे पड़ी और दीप्त पट्टी बनाएंगे, दीप्त पट्टी बनाएंगे। तो क्या होगा, इनके बीच में कितना अंतर है? इनके बीच में इतना अंतर है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि S2P माइनस S एक छिद्र पर S था प्रकाश, है ना, वहां जितने भी उसको छिद्र मिले S1 और S2 हो गए। जैसे धारा प्रवाहित होती है I मार्ग में, तो दो मार्गों में I1 I2 हो जाती है ना। तो ये ही था, किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार ये चीजें तो पता ही होंगी तुम्हें। तो ऐसे प्रकाश को ऐसे डाला, दो पर्दे आगे, दो छिद्र मिले, दो छिद्रों से भी दीप्त पट्टियां प्राप्त हो जाएंगी। तो पथांतर जो होगा इतना ही तो अंतर है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का है, यहाँ ये कम है, तो ज्यादा में ऐसे कम घटाएंगे तभी तो पथांतर ज्ञात होता है। तो इसका मतलब होगा S2P माइनस S1P बराबर S2A प्राप्त हो गया, इसे बोलेंगे पथांतर। बड़ी परिभाषा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यंग नामक वैज्ञानिक के प्रयोग के अनुसार उन्होंने दीप्त पट्टी प्राप्त करने के लिए क्या किया, एक वर्णी प्रकाश एक रेखा छिद्र S से डाला और वहां उसको दो मार्ग, दो छिद्र प्राप्त हुए जिसको S1 और S2 कहते हैं। और वहां दूर पर्दे पर D दूरी होने पर वहां पर दीप्त पट्टियां प्राप्त हुई। ये थ्योरी लिखने का है। प्रकाश डाला, प्रकाश के दो मार्ग मिले प्रकाश के, और ये पर्दा है, पर्दे पर प्रकाश गिर गया। ये स्थिति है। बड़ा प्रश्न है, कम से कम 1.5 पेज का है। अगर हम 8-10 मिनट में तो शब्दों को ही समझाने की कोशिश करेंगे, और कोई बात नहीं है, अगर शब्दों को अगर सेंटेंस बनाना सीख गया तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट हो जाएगी चीजें, आपको भी समय कम लगेगा याद करने। तो ये पथांतर ज्ञात हो गया। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया? दोनों तरंगों के बीच में पथांतर ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? पथांतर। अब जो अगली कंडीशन है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन बड़ा करना है, हम दीप्त को कर रहे हैं तो हम पथांतर ज्ञात करेंगे। उसमें लिखेंगे क्या कि हमने दो तरंगों को हम लिखेंगे ऐसा कि हमने एक वर्णी प्रकाश को एक रेखा छिद्र S से डाला, जहां वो क्या करता है, दो रेखा छिद्रों से होकर गुजरता है, S1 S2, और हमें पर्दे पर दीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे तो S1 और S2 से दो तरंगें पहुंचती हैं और वहां हमें पथांतर ज्ञात करना था, हमारा पथांतर कितना है, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में ये चला, उसके बाद में पथांतर आता है। ये पहला पॉइंट था ऐसे लिखते हुए।
दूसरा पॉइंट पथांतर ज्ञात हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, तो हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला सिद्ध करना है कौन सा, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या होगा, एम यानी दीप्त पट्टियां और स्मॉल डी इंटू एक्स, दीप्त पट्टी की चौड़ाई इंटू पर्दे से और पर्दा और दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी ये हो गई। ये सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज की अवधारणा लेंगे। समरूप त्रिभुज के अनुसार हम जानते हैं क्या, अगर दो समांतर दी, दो भुजाएं समांतर दी तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होती है। क्लास 10th की एक एक्सरसाइज है समरूप त्रिभुज, जिसमें बताया गया है कि जब समरूप त्रिभुज की अवधारणा क्या है कि जब दो भुजाएं समांतर हो तो वो भुजाएं आनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की अवधारणा, तो इसमें दो त्रिभुज बने, तो एक तो ये बनना है और एक ये बनना है, ये भी बनना है और ये भी बनना है, ये भी बनना है। तो इसमें हम ये चीजें लेके चलेंगे, कैसे लेंगे उसको समझेंगे। तो हम क्या लेंगे कि S1 बटे S2, ठीक है, S1 S2, क्योंकि हमें ये जो पर्दों की दूरी है स्मॉल डी यहाँ लेके चलनी है, हमें एक्स भी लेके चलना है, तो ओपी भी लेके चलना है। तो ओपी किसके समान तो हो सकता है, आप देखो यही तो कंडीशन हो सकती है। तो ये जो होगा इसके समांतर होगा, ये समांतर का मतलब यही तो होता है। और इसके अलावा ये जो होगा, ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ये समांतर हो सकता है इसके, और ये समांतर हो सकता है क्योंकि ये भुजाएं, जैसे ये भुजाएं बराबर हैं ऐसे ये भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो ये समांतर हो सकता है, ये जो ये समांतर किसके हो सकता है, इसके समांतर हो सकता है, ठीक है, सी पी के समांतर, सी और पी के समांतर ऐसे। तो ऐसे चलो, तो हम चलते हैं क्या, सबसे पहले S1A ये किसके समांतर है, S1A बटे S1 बराबर, क्योंकि क्या है, हम समरूप त्रिभुज के अनुसार चल रहे हैं, भुजा हमें समांतर में दी हुई है। तो S1 किसके समांतर है, क्योंकि ये भुजा किसके बराबर है, किसके, S1 S2 के, और S2A पॉज करने हो गया। चलो देखो S2A इसकी बात कर रहे हैं, ये किसके समांतर होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही का मतलब CP के समांतर है। किसके समांतर है, ये जो होगा किसके समांतर है, ये जो होगा किसके समांतर है, ये CP के समांतर। देखो अरे ये जो होगा ऐसे तो समांतर होगा, तो ये क्या है, S2A समांतर होगा CP के समांतर है, और ठीक है S1 S2 OP के समांतर है, ठीक है। तो CP जो होगी, हम CP की जगह पर CP बराबर है, CP कौन के बराबर है, CP इसमें क्या है, ये ऐसे, ये दोनों भुजाएं कैसी लेंगे, बराबर देंगे। तो हम CP की जगह पर क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है इसमें CP की जगह पर हम OC लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे हैं, बराबर है, यूनिकोण बनाते हैं, यूनिकोण 45 अंश बनने पर ये बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में बराबर। तो S2A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, OC लिख सकते हैं, बटे S1 S2 इसकी जगह पर ये समांतर है किसकी OP, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉइंट नोट करें, हमें जी दूरी चाहिए, तो जिकोण के समांतर है, कि देखो जिकोण के समांतर ये वाली बराबर नहीं है, अब इसके समांतर, ठीक है। हमें जी दूरी लेके चल रही है, क्योंकि स्मॉल डी है, ये लेके चल रहा है, ठीक है। हमें एक्स लेके चल रहा है, तो ये और ये समांतर में लेके चल रही है, ठीक है, कहाँ में लेके चल रही है, समांतर में। तो ये हो गया OP S1 S2,
OP, S1 S2 OP हो गया, और S2A इसके था और ये लिखा इसके बराबर थी, तो ये निकल गया। ठीक है, पॉज करो देखो। तो हम समरूप त्रिभुज के अवधारणा के अनुसार S2A अपॉन S1 और S2 बराबर OP बटे OC पर चल रहे थे। समरूप त्रिभुज में ध्यान रखना, ये इस त्रिभुज की अवधारणा, मैं हाथ जोड़ा यार, हमने बोला यार क्यों परेशान है लड़का, हम परेशान है, हमारे अंदर एनर्जी ये भी पढ़ा रहे हैं, हमारा पेपर देने जाना है, अब बात मत करिए, हाथ छोड़ रहे हैं, है ना। तो मैं कहा था समरूप त्रिभुज की अवधारणा के अनुसार ये जो त्रिभुज था इसकी आनुपातिक भुजाएं इस त्रिभुज की, रामू भाई साहब क्या दिक्कत है भैया तुम्हें यार, तो इस त्रिभुज की आनुपातिक भुजाएं इस त्रिभुज की आनुपातिक भुजाओं के आनुपातिक योग के अनुपात के बराबर आनुपातिक होती है। त्रिभुज के समरूप, दोबारा सुनो, सॉरी, समरूप त्रिभुज के समांतर भुजाएं जब होंगी तो उनका क्या होगा, वो भुजाएं आनुपातिक होगी। जब त्रिभुज की समरूप त्रिभुज में जब कुछ भुजाएं समांतर दी है तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। जब ये आनुपातिक है, अच्छा इनकी जगह मान रखें S2 और S1 की जगह पर D था, स्मॉल d, तो स्मॉल d रख दिया, और इसका मान x था, x रख दिया, इसकी दूरी जो थी क्या थी, दूरी थी वो कैपिटल D, क्या रख दी, कैपिटल D रख दी। ठीक है, तो यह फॉर्मूला लेकर दिया गया है। इसका अगर हम रखें S2S का मतलब पथांतर से था। दोबारा मैं फिर इस चीज को बताऊंगा कि हम जो कर रहे थे दीप्त पट्टियों के बारे में कर रहे थे। पहला पॉइंट था इसमें एक प्रकाश जाला, उसमें 2 मार्क मिले और पर्दा बना के चित्र याद रखना, चित्र से डेफिनेशन अपने आप बनती चली जाएगी, है ना। और फिर क्या किया हमने, फिर पथांतर ज्ञात किया। पथांतर का मतलब इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर। तीसरा नंबर समरूप त्रिभुज की अवधारणा चल रही है। भुजाएं अनुपातिक करेंगे, समांतर है तो समांतर में जब भुजाएं अनुपात में होंगी तो वे अनुपात वाली, यानी ये चीजें ऐसे रख देने की कोशिश करेंगे तुम्हें, और ये फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, व्यंजक सूत्र जो ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही ज्ञात करना है, ये देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ का मतलब होगा अगर हम रखें हम तो दीप्त पट्टियों की संख्या से केंद्रीय की बात होगी तो m का मान 0 हो जाएगा। केंद्र से दूसरी पट्टी की बात करेंगे तो m का मान 1 हो गया। तीसरे को मतलब 3 नहीं है, 1 माइनस कर देते हैं केवल दीप्त पट्टियों के लिए। तो जो है ना, तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा m का मतलब उसी से ज्ञात हो जाएगा, m का मतलब उसी से ज्ञात होगा, w यहाँ रह जाएगा। और w का मतलब क्या हो सकता है, तरंग दैर्ध्य से भी मतलब हो सकता है। किससे हो सकता है, तरंग दैर्ध्य से। तो आपको ये सिद्ध कर देना है, आप ये भी नहीं कर पाए तो इतना ही कर देंगे, ये भी वही फॉर्मूला है जो करवा रहा है वो यंग की प्रयोग के आधार पर। तो ये आज का पॉइंट था, थोड़ा सा एग्जाम है तो वो भी देखना है ना, और गलती हुई तो क्षमा चाहते हैं। बाकी के 3 पॉइंटों में ये हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।